हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीए सेंटर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो संविधान में मेंशन किया गया है। संविधान में इस पद का विधिवत जो है कि व्याख्या की गई है। अब वो न्यूज में रही है तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है और कमीशन कई बार उससे सवाल भी पूछे हैं, जैसे कि इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, कौन से अनुच्छेद में इसकी जो है कि बात की गई है और इसका काम क्या होता है और कौन सी रिपोर्ट जो कि पब्लिश करता है। आईएएस में भी पूछा गया है और पीसीएस में भी पूछा गया, 4-5 तरह से सवाल बनते हैं। और इसके बाद अब न्यूज में है तो इस वजह से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। न्यूज में क्या है ये सबसे पहले देख लीजिए। अभी क्या हुआ है, जो प्रेजेंट टाइम में हमारे सीएजी हैं, कंप्यूटरल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, गिरीश चंद्रा मुर्मू। गिरीश चंद्रा मुर्मू है, इन्होंने अभी एक सेकेंड मैं थिकनेस इसको पतला कर लेता हूं। गिरीश चंद्र मुर्मू जो अभी एक कॉन्फ्रेंस था सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन G20 का, हम सभी को पता है G20 की जो 2023 की प्रेसिडेंटशिप है किसके पास है, इंडिया के पास है। इज दैट क्लियर। अब इसमें क्या हुआ, जो हमारे सीएजी हैं इन्होंने ये कहा है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसको यूज पूरी तरह से ना किया जाए और या फिर इस पे पूरी तरह से डिपेंडेंस ना बना जाए कि नहीं भाई जो भी ऑडिटिंग का काम है ये जो है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम करेगा। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इसको हम एआई से मार्क करते हैं। जनरली हम इसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जेंस। इज दैट क्लियर। अब इसमें क्या होता है, जैसे ह्यूमन नेचुरली सोच सकता है वैसे मशीन भी ह्यूमन की तरह सोच सकेगा। बात समझ रहे हो आप चीजों को। जैसे भी आप कोई भी इंफॉर्मेशन पूछे वो कुछ सेकंड सोच करके जवाब जो कि आपको ट्रांसलेट करके देगा। तो इस वजह से ये पोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसी के साथ ये भी आता है, यूरोपियन पार्लियामेंट ने यूरोपीय यूनियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट पास किया है। बात समझ रहे हो। यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय संघ ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट पास किया है और विश्व में यह पहला ऐसा लॉ है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करने के लिए, यूज जो करेगा उसको रेगुलेटरी मॉनिटरिंग करने के लिए यह बनाया गया है। इसमें कहा गया है कि ठीक है आप ला रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, यूज कर रहे हैं कोई बात नहीं, बट आप जब करेंगे अगर कोई इंसिडेंट कोई केस होता है तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो इसके लिए आप तैयार है, पूरी तरह से कोड कंडक्ट सारी चीजें जो कि दे दी गई है। बात समझ रहे हैं हमारी। और इसी के साथ ये भी चीज है कि इंडिया में इन्होंने ये कहा कि अगर हम बात करते हैं तो इसमें कई चीजें आती हैं। एक ट्रांसपेरेंसी कौन लेगा, ऑब्जेक्टिविटी क्या होगी, फेयरनेस, अवॉइडनेस, बायस ना हो अगर हम इसको यूज करते हैं तो। देखिए बायसनेस आदमी भी करता है तो जाहिर सी बात है मशीन भी करेगा। मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ह्यूमन ने ही बना रखा है, तो दैट्स वाई ये पॉसिबल है, ये संभव है कि इसमें जो कुछ एरर हो सके। तो इस वजह से जब आप इसको करिए यूज तो पूरी सावधानी के साथ करिए। कई लोगों ने ये भी कहा, जो ट्विटर के इमोल मोस्क हैं इन्होंने ये भी कहा कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये ह्यूमन के लिए खतरा हो सकता है। बात ये भी है कि अगर हम आदमी बनाए हैं, ह्यूमन ने बनाया, तो क्या ह्यूमन से आगे कैसे निकल जाएगी, इसके बारे में अभी रिसर्च एनालिसिस चल रही है। कहते हैं ना, सोशल साइंस हो या कोई ऐसी सब्जेक्टिव चीज होती है तो उसमें पूरे एक्यूरेट टू द पॉइंट जवाब नहीं आ पाता है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि सीएजी रियल में क्या काम करती है हमारे भारत में। और इतने बड़े जो कि ऑर्गेनाइजेशन सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन ये जो है G20 का जो कि ये हेड कर रहे थे और उसमें ये बात इन्होंने कही है। तो इस चीज को जो आर्टिकल में लिखा गया, एक फार्मर जो कि पी शशिधरन है, KP शशिधरन है, इन्होंने आर्टिकल लिखा है। ये भी हमारे फार्मर सीएजी रहे हैं। अब हम आ जाएंगे यहाँ पे सीधे अपने जो है कि यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम एम लक्ष्मीकांत से जो कि लेकर के यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। सबसे पहले देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में 148 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अनुच्छेद 148 148 अनुच्छेद में अनुच्छेद अनुच्छेद में इसकी व्याख्या की गई है, मेंशन किया गया है सीएजी के बारे में कि एक हेड होगा किसका, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का। अगर आपसे सवाल पूछा जाता है सीएजी किस डिपार्टमेंट का हेड होता है तो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का हेड होता है। और ये गार्जियन होता है किस चीज का, पब्लिक पर्स एंड कंट्रोल इंटायर फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री बोथ स्टेट एंड
स्टेट और जो कि इंडिया दोनों की पार्लियामेंट की बात समझ रहे हो इस चीज को लेकर के। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि पब्लिक परस्यूट का जो करने वाले हैं ये कौन है, तो आप जो कि इनको आसानी से आप बता सकते हैं इस चीज को लेकर के। फिर अब हम आते हैं कि जो क्यों अंबेडकर ने एक बात कही थी, कहा था कि सीएजी शैल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कहने का मतलब ये है कि इंडियन लॉ द पार्लियामेंट्री फील्ड ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अगर बात किया जाए कौन देखता है, सीएजी देखती है। इसके बाद ये आप और आगे अगर हम आगे करके देखें इनकी जो योग्यता वगैरह की बात की थी, बिंग द सुप्रीम कोर्ट, अगर हम यहाँ के ही द वन द बल्क ऑफ द डेमोक्रेसी सिस्टम गवर्नमेंट इन इंडिया अदर, ये उनमें से एक है जो लोकतंत्र के पिलर को और मजबूत करते हैं। जैसे और क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अब यूपीएससी है जिसकी हम तैयारी करते हैं। ये भी एक तरह से आपकी हमारी पार्लियामेंट या फिर बोल सकते हो डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट की और नींव को मजबूत करते हैं। और इसकी अपॉइंटमेंट जो होती है मित्रों प्रेसिडेंट करता है, और उसको जो कि हैंड एंड सील जो एक रिपोर्ट दिया जाए वो जो कि करता है। उसके बाद पहले अगर वो ले उसके पहले वो जो है कि कुछ ओथ वगैरह डिस्क्राइब किया जाता है प्रेसिडेंट से, प्रेसिडेंट कुछ शपथ दिलाता है। मतलब कहने का मतलब ये है अपॉइंटमेंट एंड ओथ, शपथ, नियुक्ति, और उसके बाद जो है कि यहाँ पे आपका शपथ जो कि दोनों कौन दिलवाता है, जो कि प्रेसिडेंट दिलवाता है, किसका, राष्ट्रपति दिलवाता है कि किसका, सीएजी का। इज दैट क्लियर। अब इसके बाद आगे देखते हैं इनका जो टेन्योर होता है कार्यकाल 6 साल होता है या 65 साल होता है। मतलब अगर मान लीजिए उनका एज 59 में ही जो कि बन जाते तो वो 6 साल तक रहेंगे, मतलब 64 ईयर तक रहेंगे। बात समझ रहे हो, 59 है तो 65 तक रहेंगे 6 साल। लेकिन अगर मान लीजिए उनकी एज 62 है, 62 साल के हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि इनका 3 ही साल में 65 साल एज पूरा हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप बोल सकते हो मैक्सिमम 65 साल, और जो टेन्योर के हिसाब से 6 साल ये रहते हैं अपने पोस्ट पे। इस चीज को हमें पता होना चाहिए। और उसके बाद उसको कहते हैं कि रेजिग्नेशन अगर देना होता है तो ये प्रेसिडेंट को ही देते हैं, क्योंकि वही तो अपॉइंटमेंट करते हैं। और इसको रिमूव भी कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट करते हैं। और अदर जैसे जजों का अपॉइंटमेंट होता है सुप्रीम कोर्ट का, जिसे रिमूव किए जाते हैं, वैसे सीएजी को भी रिमूव हटाया जा सकता है। कहां से, उनकी पोस्ट से कौन हटा सकता है, जो कि प्रेसिडेंट। अब आके आपके दिमाग में आएगा क्या प्रोसीजर है सुप्रीम कोर्ट के जजों का हटाने का। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने के लिए सबसे पहली बात यह है कि लोकसभा में अगर है तो 100 मेंबर, राज्यसभा में है तो 5 मेंबर, 7 में आए 50 मेंबर आएंगे राज्यसभा से, 100 मेंबर लोकसभा से साइन करेंगे। फिर उसके बाद जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उनको जो है कि देंगे। फिर उसके बाद 3 कमेटी बैठेगी, 3 कमेटी रिपोर्ट देगी, रिपोर्ट के बाद जो कि प्रेसिडेंट जो कि उनको हटाएंगे। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, आसान नहीं है। इज इट क्लियर। अब यहाँ पे हम आते हैं, अब यहाँ पे आते हैं कि इंडिपेंडेंसी क्या है इनकी। बात समझिए कि ये कैसे एक तरह से इंडिपेंडेंस रह सकते हैं। देखिए अगर कोई इंस्टीट्यूशन, कोई व्यक्ति तभी एक स्वतंत्र रूप से काम कर सकता है जब उसको कोई बाहरी इंस्टीट्यूशन या फिर बाहरी कोई एक्टर या व्यक्ति से जो कि दबाव ना पड़े। हमें मान लीजिए कि यहाँ पे कोई टीचर सीएस सेंटर दिल्ली में पढ़ा रहा है, इज इट क्लियर, और पता चले उससे मैनेजमेंट से दबाव दिन पे दिन बढ़ रहा है, तो वो टीचर अपना परफॉर्मेंस देगा या फिर मैनेजमेंट का प्रेशर झेलेगा। तो दिस इज नॉट मतलब सुटेबल सिचुएशन कि आप जो है कि ये टीचर से जो कि टीचिंग करवाइए, क्योंकि वो ऑलरेडी मैनेजमेंट के प्रेशर के अंदर दबा हुआ है। भाई आप यही पढ़ाइए, आप ये मत पढ़ाइए, तो अब उसमें दिक्कत आएगी। बात समझ रहे। तो अगर आपको चाहते हो कि कोई व्यक्ति अच्छे से परफॉर्मेंस करे तो उसकी कुछ चीज़ों को जो है कि इंडिपेंडेंस रहने दिए, उसमें इंटरफेरेंस मत करिए। इस चीज़ को हम बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए उनकी सैलरी है, उनका अपॉइंटमेंट, उनका टेन्योर, उनका ट्रांसफर, ठीक है, ये सारी चीज़ें फिक्स कर दीजिए कि टेन्योर के दौरान आपको कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। ये बात सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनके साथ भी होता है कि अपॉइंटमेंट हो गया तो उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी इस चीज़ को लेके। अब इसके बाद सैलरी वगैरह की जो है मैंने बात किया ना, वही चीज़ें हैं। अब हम आगे आएंगे और आगे बात करते क्या इसमें दिया, ड्यूटी, पावर, सारी चीज़ें जो हैं उसके बारे में हम बात करेंगे क्या है इसमें। अब देखिए क्या है 149 जो हमारा 149 जो हमारा
कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद है उसमें इनकी ड्यूटी और पावर के बारे में बात की गई है। इसमें यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो है कि इसमें होते हैं। उसके बाद देखिए, अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट इनेक्टेड लॉ CAG पावर एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस एक्ट 1971 70 अंत के अंतर्गत इनके जो है कि ड्यूटी और पावर को डिफाइन किया गया, इनकी बात की गई। उसके बाद ड्यूटी फंक्शन अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, ये ऑडिट करते हैं, ऑडिट अकाउंटिंग, एक होता है ऑडिट करना, एक अकाउंट करना होता है। ऑडिट खर्च होने के बाद किया जाता है, अकाउंटिंग खर्च होने से पहले किया जाता है। तो जो CAG ऑडिट करता है ये अकाउंटिंग नहीं करता। ऑडिट मतलब जब गवर्नमेंट खर्च कर देती है तब ये देखता है कि कितना खर्च किस हिसाब से सही हुआ या गलत हुआ है। फिर वो अपनी रिपोर्ट किसको देता है, जो इसको अपॉइंटमेंट करता है। अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। फिर प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट हाउस में देगी, फिर उसका जो है कि चर्चा होगा, सारी चीजें बात की जाएंगी। हो सकता है गवर्नमेंट अच्छे से रिसोर्स को यूटिलाइज किया हो, और ये भी हो सकता है कि जो गवर्नमेंट है रिसोर्स को अच्छी तरह से यूटिलाइज ना भी किया हो। अब हम आते हैं आगे, जैसे ऑल एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर होता है कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया से। फिर उसके बाद ये भी चीज है जो इंडिया का और स्टेट का दोनों का, उनकी यूनियन टेरिटरी दोनों का करते हैं। फिर कुल एक्सपेंडिचर जो कंटीजेंसी फंड से होता है इसका भी करता है। और इसके बाद अदर हम देखें मैन्युफैक्चरिंग, जैसे मान लीजिए ऑल ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, अदर सैलरी अकाउंट, सारी डिपार्टमेंट्स को ऑडिट करता है जो गवर्नमेंट की होती है। फिर उसके बाद ये रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंटर और ईच स्टेट का सेटिस्फाइड हिमसेल्फ दैट द रूल, और इसके लिए भी ये काम करता है। जो रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार का, इसके लिए भी ये करते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, और ये देखिए 3 ऑडिट ये करता है जनरली रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर का। इसमें पहला आप देखेंगे यहाँ पे ऑल बॉडी अथॉरिटी सब्साइड फाइनेंशियल फ्रॉम द सेंटर स्टेट। फिर उसके बाद गवर्नमेंट कंपनीज की, फिर अदर कॉर्पोरेट एंड बॉडी के सो रिक्वायर बाय रिलेटेड लॉ। फिर उसके बाद ये कहता है कि ऑडिट पूरे ट्रांजेक्शन का, किसका, सेंटर और स्टेट, जो डेप्ट, सिंक, फंड्स, डिपॉजिट वगैरह, मतलब आप एक शब्द में आप बोल सकते हो जितने अपॉइंटमेंट होते हैं सारी चीजें। और इसके बाद यहाँ पे देखा जाए ये एडवाइस देता है किसी ऑडिट के लिए। फिर उसके बाद ऑडिट करता है, सबमिट करता है रिपोर्ट, किसको, प्रेसिडेंट को करता है। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट जो कि ले जाकर के अंदर हाउस में रखता है अंडर आर्टिकल 151। अगर आपसे यहाँ इस लाइन से अगर सवाल पूछा जाए तो ये पूछा जा सकता है CAG जो कि प्रेसिडेंट को अपना एनुअल रिपोर्ट देता है, और रिपोर्ट फिर जाकर के पार्लियामेंट में सबमिट की जाती है। ये कौन से अनुच्छेद में बात की गई, तो ये अनुच्छेद 151 151 जो है हमारा अनुच्छेद, उसके अंतर्गत। इसके बाद ये सबमिट रिपोर्ट, अगर स्टेट की बात आएगी तो वो अलग तरीके से करते हैं। फिर उसके बाद एक्ट ये करता है जो गाइड, फ्रेंड, फिलोसोफर ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी की, जो पार्लियामेंट, जैसे कहते हैं ना पार्लियामेंट कमेटी होती है, तो उसमें पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, उसके बारे में भी ये डिस्कस करता है इस चीज को लेकर के। ठीक है, एक सेकेंड। अब यहाँ पे आते हैं सबमिट, जो 3 रिपोर्ट जो है CAG सबमिट करती है दोस्तों। 3 रिपोर्ट जो किसको सबमिट करती है, प्रेसिडेंट को। पहला एक क्या है, अप्रोप्रिएट अकाउंट पे, दूसरा फाइनेंस अकाउंट पे, बात समझ रहे, ये पहला हो गया, और ये दूसरा हो गया फाइनेंस अकाउंट पे, और तीसरा है पब्लिक अंडरटेकिंग। ये 3 अकाउंट्स जो है कि प्रेसिडेंट को CAG देता है। फिर उसके बाद ले दिस रिपोर्ट बिफोर द हाउस, फिर उसके बाद जो कि हाउस के पास जो कि रखा जाता है रिपोर्ट, पब्लिक अकाउंट एग्जामिन द रिपोर्ट। फिर उसके बाद अप्रोप्रिएट अकाउंट की सारी चीजें इनकी बात कर रहे हैं। अब हम इसके बाद आते हैं कि CAG का रोल क्या है। रोल अब देखिए, अगर देखा अपहेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द लॉ ऑफ द पार्लियामेंट इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में देखा जाए। अब देखिए ये अकाउंटेबिलिटी होता है एग्जीक्यूटिव के प्रति जो कि अकाउंटेबिलिटी होती है, ये हमने CAG का लगभग हमने डिस्कस किया कि जो सारी चीजें होती हैं बेसिक कौन सी रिपोर्ट्स करता है, क्योंकि UPSC ने एक बार सवाल भी पूछा था इसको लेकर के क्या है कैसे है। अब यहाँ पे देखने की बात करें कि क्या क्या ऑडिट करता है रोल, तो देखिए जितने पब्लिक सेक्टर होती है, जैसे मान लीजिए कोई कमीशन है, कोई वैली, जहाँ पे भी
सरकार का पैसा खर्च हुआ है, केंद्र सरकार राज्य सरकार का, ये जो है कि वहां पे जा करके ऑडिट कर सकती है। इसमें कोई दो राय दो दुविधा की बात नहीं है। इसके बाद अगर हम चले 1960 में ऑडिट बोर्ड, ये भी नहीं इंपॉर्टेंट हमारे लिए। फिर अप्लेबल क्रिटिसिज्म, कुछ क्रिटिसिज्म भी किया जाता है इसको लेकर के। क्रिटिसिज्म किया जाता है इसके फंक्शन को, इसको जो फंक्शन जनरली अगर इसकी बात क्रिटिसिज्म की जाए तो ये कहा जाता है कि इसका जो ऑडिट किया जाता है, ये ऑडिट करती, अकाउंट नहीं करती। मतलब जब पैसा खर्च कर दिया जाता है तब ये ऑडिट करती है। तो भैया जब पैसा गलत तरीके से खर्च कर दिया गया है उस ऑडिट का क्या मतलब होगा, ठीक है। तो इससे पहले ये होना चाहिए कि पहले ये अकाउंट कर ले और खर्चा जितना हो उस हिसाब से ये ट्रांसफर करे जिस डिपार्टमेंट और जिस मिनिस्ट्री में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि अगर, क्योंकि इंडिया तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, अगर इन लोग कुछ इरेगुलरिटी किया हो, अनियमितता की हो, तो फिर बाद में क्या होगा, इनको प्रॉब्लम होगी, तो सरकार नहीं भी बन सकती। तो ये हमने सीएजी के बारे में डिस्कस किया कि जो इंपॉर्टेंट था आर्टिकल 148, 49, 151, ये आर्टिकल अपॉइंटमेंट कौन करता है, 3 रिपोर्ट देते हैं, ये क्या क्या जो कि ऑडिट कर सकते हैं, एवरीथिंग। सो इस लेक्चर में फ्रेंड्स इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच डिस्कशन। जय हिंद, जय भारत।